मन अटकली, सर झटकती, पर मन अटकली, दिल धड़कली, तुझ में धड़कली, फिर तो सोनी धड़कली। हा हा हा, क्या बात है कश्ती, क्या बात है। रोज कुछ नया गा के सुनाती है मुझे और रोज मेरा दिल खुश कर देती है। चौधराहन फुरदौस ने कश्ती के ऊपर पैसे मारते हुए कहा, अब बीबी हुस्न हो और तारीफ ना हो तो फिर उस तारीफ का क्या फायदा जो हुस्न के लिए ना हो। कश्ती ने अपने लफ्जों को तोल दिया। फिरदौस का एक और कहका लगा और वो हंसती गई। पूरी हवेली में फिरदौस का कहका गूंज रहा था। सब हसीन था, हवेली में रहने वाले लोग, लेकिन फिरदौस से कोई हसीन ना था। फिरदौस के लिए हुस्न सब कुछ था कि नहीं, लेकिन उसके लिए अपनी तारीफ सब कुछ थी। वो मरीजा थी नारिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर NPD की। दोनों तरफ मिलती हुई नजरें एक आशिक माशूक से भी ज्यादा खतरनाक थी। हंटर्स गर्ल्स का मैडम को देखकर खून सफेद हो गया। जो जहां था वहीं पॉज होकर रह गया। कुछ टाइम बाद पूरे कॉलेज को अपनी क्लासेस से बाहर निकाला जा रहा था। पूरे गर्ल्स कॉलेज में खलबली मच गई थी। हंटर्स गर्ल्स हाथ ऊपर किए जैसे पुलिस मुजरिमों को अरेस्ट करती है, कुछ वैसे ही बाहर आ रही थी। ख्याल चाचा ने जैसे देखा यकदम बोले, तो भूत नहीं भूतियां थी अंदर। नायला ने खा जाने वाली नजर सकीना खाला पर डाली और सकीना खाला ने एक मार डालने वाली नजर सब पे डाली। बालों के मजबूत जोड़े उजड़ी शक्ल में खुले हुए थे। बालों पर जगह जगह बेरी के खुश्क पत्ते सजे थे। चेहरे मिट्टी से ढले हुए थे, जूते मिट्टी से भर गए थे। कपड़े की कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जो साफ हो। ख्याल चाचा का ख्याल ठीक था, वो सब भूतियां ही लग रही थी। पूरा कॉलेज उनका तमाशा देखने बाहर निकला हुआ था और मैडम ने उन्हें कॉलेज के बीचों बीच ठहरा दिया और जो भी हाथ नीचे करने की कोशिश करती जोर से स्टिक रसीद कर देती। ये है इस कॉलेज की सबसे एक्टिव और होशियार स्टूडेंट जाहिदा, और ये हैं जिया अली, हमारे कॉलेज की काबिल चीफ प्रॉक्टर, और ये हैं मोहम्मद फिदक, हमारे कॉलेज की टॉपर, और ये हैं नाइला खान जो एक प्रोफेसर की बेटी है, और बाकी भी जितनी हैं सब इज्जतदार खानदानों से यहाँ पढ़ने आई हुई हैं। मैडम फरत घड़ी की सुई की तरह इनके इर्द गिर्द घूम घूम कर पूरे कॉलेज के सामने इनका तारफ करवा रही थी। ये हमारी इतनी तारीफ क्यों कर रही है? नाइला जो सर झुकाए खड़ी थी, जिसका बड़ा सा जोड़ा बस कहने वाला था, बड़ी जब्त से बख्तावर से कहा जो उसके साथ हाथ खड़े करे ठहरी थी, डार्लिंग ये इज्जत नहीं, इसे कहते हैं खानदानी बेइज्जती। बख्तावर ने दांत पीसकर हल्की आवाज में कहा। और नाइला यूं सर झुकाए क्यों ठहरी हो? सीधी खड़ी रहो, अब ऐसा भी गुनाह नहीं किया कि तुम्हें सर झुकाना पड़े। दूसरी तरफ जिया ठहरी थी नाइला की, जिसने थोड़ा सा साथ होकर नाइला से कहा। जिया की हरकत देखकर मैडम फरहत ने सीधी छड़ी उसके कमर पे थे मारनी चाहिए। जितनी स्पीड से मैडम ने छड़ी मारी, इतनी ही स्पीड से साथ ठहरी फिदक ने अपना बाजू जिया की कमर के सामने कर दिया और छड़ी सीधी फिदक के बाजू पर लग गई, जिससे फिदक की हल्की सी निकली और उस बात का इल्म किसी को नहीं हुआ। सारी इसलिए चुकाया है कि हंटर्स गर्ल्स को हमेशा सर झुकाना न पड़े। नायला ने जिया की बात का जवाब दिया। जी और बख्तावर को नायला की बात पर हैरानगी हुई, पर समझे नहीं। ये होनहार लड़कियां जाहिलों और जंगली बिल्लियों की तरह दीवारें फलंगती हैं। मैडम रुक रुक कर एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रही थी। दीवारें नहीं, दरवाजे। रानी ने चौंक कर मैडम की बात को दुरुस्त किया और इंतहाई बदजुबान है। मैडम ने रानी को घूर कर कहा, और इनको बंदर कहना बंदरों की तौहीन है, और तुम्हें मैडम कहना मैडम टाइटल की। फिदक को जैसे बंदर वाली बात पर गुस्सा आया। उसका इतना हल्का कहने के बाद भी मैडम ने सुन लिया और गुस्से से फिदक को घूरने लगी और फर्क लापरवाही से मैडम को देखने लगी। कल सब अपनी माओ को लेकर आओगे मेरे ऑफिस। मैडम ने सबको उंगली दिखाकर तंबीह की और सबको क्लासों में वापस जाने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद सारी हंटर्स अपने बाजू दबाती क्लास में आ रही थी। नायला की गर्दन वैसे ही झुकी हुई थी। मुझे पता है तुम बहुत शर्मिंदा हो, अब गर्दन ठीक कर लो, जाहिदा ने तरस खाने वाले अंदाज में नायला से कहा।
नायला ने अपने दोनों हाथ जूड़े में रख लिए और जूड़ा खोलने लगी। साथ ही जाहिदा से मुखातिब हुई, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारा सुसु तो नहीं निकला ना? नहीं यार, ये पूछो, दिल तो काम से ही कर रहा है ना, रानी ने कहका लगाया। रानी की बात सुनकर पूरा ग्रुप हंसने लगा। जब अम्मी को यहाँ लेकर आऊंगी तो दिल भी काम छोड़ देगा, जाहिदा ने किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा, और सभी परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी। तभी नायला ने अपने जोड़े से कैमरा निकाला और अपने लंबे स्याह बाल, जो बहुत ज्यादा घने थे, कैमरा पर फैला दिए। आखिर लंबे और घने बालों का कुछ तो फायदा हो। सभी हंटर्स हैरत से उसे देखने लगे और झपट कर सारी उसके गले लग गई, क्योंकि नायला ने अपनी गर्दन झुकाकर उनकी गर्दन झुकने से बचा दी। वही नायला, तुम तो इतनी समझदार हो गई हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिया ने उसे जोर से गले लगाया हुआ था। फिदक ने मुस्कुराकर जिया की शैतानी पर उसे सर पर चपेट दे मारी और नायला ने दांत पीसकर उसके बाजू। शुक्र है कैमरा तो सामने नहीं आया। अब माऊ वाले मसले का क्या करेंगे? बख्तावर ने परेशानी से सर पर हाथ रख लिया। हम सब भी इसी बात पर परेशान हैं। सब ने सर पर हाथ रख लिया। क्यों ना हम नकली अम्मी ले आए अपनी अपनी। इस हिटलर ने कौन सा हमारी अम्मी को देखा हुआ है? जिया के पास जगदम आइडिया आया। सबकी आंखों में एक चमक उठी, लेकिन फिर घूर घूर कर जिया को देख रही थी। बाजू का दर्द आंखों में उतर आया है क्या? घूर के क्यों देख रही हो? जिया को अजीब लगा। मिसाल के तौर पे हमारी माएँ ऑफिस आ गई तो मैडम उन्हें क्या कहेंगी? उन्होंने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? ऋतिक ने टांग के ऊपर टांग रखकर सबसे सवाल किया कि आपकी बेटियों ने दरवाजा फलांगा। रानी ने हाथ ऊपर करके कहा। फिदक रानी की तरफ मुतवज्जा हुई तो कॉलेज के एरिया में गए। कोई काले से बाहर थोड़ी गए और ना ही कुछ चोरी किया। ख्याल चाचा को दौरा पड़ने वाला था और उन्होंने झूठ बोला। जिया ने अहम वजह बताई। कोई हम भूत के कपड़े पहनकर उनके सामने नहीं गए, न डराया। वो खुद बहुत फहमी है और ये बात सारा कॉलेज जानता है। और रही बात झूठ की, तो किसने कहा सकीना खाला से कि अंगूठी गुम हो गई है? सारी एक दूसरे को देखने लगी और सबने नफी में सर हिलाया। मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता। सकीना खाला को भी ख्याल चाचा की तरफ वहम ही है। सारी अनजान बनकर एक दूसरे से कहने लगी। और मेरी वाली बात नायला ने परेशानी से आखिरी वजह बताई। अच्छा, मैडम को शर्म नहीं आएगी कि इस बात की शिकायत करेगी कि उन्होंने बेर खाया? फिदक को काफी अहमकाना बात लगी और फिर अचानक से उसके शातिर दिमाग में एक और आइडिया पकड़ा। इंतहाई खूबसूरती से बनी चौधरियों की हवेली खूबसूरत होने के साथ साथ काफी पुरानी भी थी, जिससे उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होता था। क्योंकि नए शाहकार तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन पुराने शाहकार कहीं कहीं नजर आते हैं। और इन शाहकारों में एक चौधरियों की हवेली थी, साहिवाल के बीचों बीच चौधरी करामतुल्लाह की पुरानी और खूबसूरत हवेली। अलियास चौधरी और दाऊद चौधरी के मरने के बाद उनकी बेगमात ने अलहदगी कर ली। दाऊद चौधरी के मरने के बाद उसके बेटों पर जैसे पहाड़ टूटा हो। ये जानकर कि दाऊद चौधरी ने अपनी सारी जमीनें और सारी जायदाद, अपना सब कुछ वकास चौधरी के नाम कर दिया है, वो ये बात बहुत अच्छी और बखूबी से जानते थे कि वकास चौधरी को जमीनों और पैसों से कितना लगाव है। और उन्हें पूरा यकीन था कि उनके बाप को दिल का दौरा नहीं बल्कि उनका कत्ल हुआ था, और वो कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि वकास चौधरी ने किया था। किसी चीज में हिस्सा न होने की वजह से दाऊद चौधरी के घर वाले हवेली छोड़कर चले गए और कहीं दूसरी जगह मकीन हो गए। लेकिन दाऊद चौधरी के बेटों ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने वकास चौधरी के ऊपर केस कर दिया। लेकिन दाऊद चौधरी के बेटों को कोई ठोस सबूत न मिलने जो वकास चौधरी के खिलाफ होते। वकास चौधरी अपने सारे काले काम बड़े सफाई से करता था, लेकिन इतने साल होने के बाद भी दाऊद चौधरी के बेटों ने सबूत ढूंढना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि चोर या कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, और उन्हें उसी सबूत की तलाश थी। अगले दिन रानी मैडम के ऑफिस में हाथ बांध कर खड़ी थी। रानी, आपकी अम्मी कहाँ है? मैडम ने आईब्रो उठाकर पूछा। मैडम, मैंने इतना कहा अम्मी से कि आ जाए, लेकिन वो तो हंस हंस कर पागल हो रही थी कि बेर खाए हैं, कौन सा खजाना चुराया है जो आऊं।
रानी ने नहायत ही अदब से कहा, नायला खान को बुलाओ। मैडम ने चीख कर अपना गुस्सा नायला के नाम पर निकाला। मैडम, मेरी अम्मी ने तो मुझे इतना मारा कि मेरे लिए बेर क्यों नहीं लाई, सारे खुद खा गए। कहा कि कल जाओ मेरे लिए भी बेर लाओ, फिर आऊंगी कॉलेज। बेरू मासूमियत के साथ नायला ने मैडम को अपने दुख की दास्तान सुनाई। मैडम फरत तो जैसे हैरत से डूब गई हो। जिया अली को बुलाओ, मैडम ने दांत पीस कर कहा। मेरी अम्मी आज तो फारिग नहीं थी, लेकिन वो बहुत खुश थी और आपसे मिलने को बेताब कि अगर मैडम रेड जोन अलग न करती तो मेरी बेटी दीवारें चढ़ना कैसे सीखती। जिया ने चहचहा कर कहा। दीवारें नहीं, दरवाजा। जिया अली, मैडम ने गुस्से में तंज करते हुए कहा। इंशाल्लाह एक दिन दीवार भी प्लान लेंगे मैडम, जिया ने आईब्रो इचका कर कहा। मैडम फरत ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। मोहम्मद फिदक को बुलाओ। मिस टॉपर, आपकी अम्मी को भी पेड़ चाहिए क्या? मैडम ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा। नो मैडम, मेरी अम्मी को जब चाहिए होंगे ऐसे ही ले लेंगी। ये सरकार की प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की नहीं। अगर आप घुट के बढ़ बढ़ के अपने सारे रिश्तेदारों में बांट सकती हैं तो मैं दीवार प्लान कर लाऊं या ताला तोड़कर या सीधा रास्ता अपना कर। इस बेड़ पे पूरे कॉलेज का हक है, चाहे वो मैडम हो या टीचर हो या स्टूडेंट हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो। बेड़ किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं। फिजिक ने साफ गोई से मैडम को मुखातिब किया और मैडम को ऐसे महसूस हुआ जैसे आज से पहले उनकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। बाकी तुम्हारी ग्रुप वाली कहाँ है? मैडम ने लफ्जों को चिबा कर कहा। किसी भी माँ बेर खाने की वजह से कॉलेज नहीं आई। कभी आपका खजाना चोरी हो जाए तब बुला लीजिएगा। आपका वक्त बहुत अजीज है मैडम, अपना वक्त बेरों के सदमे के लिए हम पर जाया न करें। बेरी पे अभी बहुत बेर हैं। इससे पहले कि मैडम और कुछ कहती, फिदक अल्लाह हाफ़िज़ कहकर ऑफिस से निकल चुकी थी और वहीं पे मैडम सिर्फ मुट्ठियां बेचती रह गई। बोस्तान की रात की तारीखी वीरान नहीं होती, यहाँ चहल पहल जारी रहती है। लेकिन बोस्तान की एक लंबी जाती सड़क बिल्कुल वीरान पड़ी थी। नीम रोशनी लंबी सड़क पर फैली हुई थी और 60 साला थॉमस हैरी सीने से गहरे सब्ज रंग की किताब लगाए अब तक भागे जा रहा था। वो कभी गर्दन पीछे की तरफ करता, कभी आगे, लेकिन इस हाल में भी वो सिर्फ भागे जा रहा था। जब जब पीछे देखता कोई तेज चलता स्याहोला उसके पीछे आ रहा होता। थॉमस हैरी जानता था कि वो कौन है। वो जानता था कि मुझे और इस सब्ज किताब को इस काले हेवले से खतरा है। लेकिन थॉमस हैरी का दौड़ना और इस हेवले का चलना एक बराबर था। थॉमस जानता था कि वो इसे जानबूझकर थका रहा है। वो चाहता तो इसे कब का पकड़कर इस सब्ज किताब और इसको आग में डाल देता। वो हेवला अब भी उसके पीछे था और थॉमस की सांस फूलने लगी। इस किताब के आने के बाद न जाने वो कब से भागे जा रहा था। आखिरकार उसकी सांस फूलनी थी, उसने थकना था और उसने गिरना था और उसकी सांस फूलने लगी। वो थक गया और वो गिर पड़ा, लेकिन इसने इस सब्ज किताब को नहीं गिरने दिया। इसने उसे मजबूती से अपने सीने के साथ लगा लिया। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो इसे अपनी जिल्द के अंदर सी ले, लेकिन उसे पता था वो जिल्द फाड़ कर इसे निकाल लेगा। धीरे धीरे वो हेवला बिल्कुल उसके पास आ गया और पूरी तरह उस पर झुका। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। थॉमस हैरी ने ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। गहरी नीली आंखें, जैसे नीले समंदर के अंदर किसी ने मजीद नीली स्याही उलटती हो, जैसे फ्रेश लुक ब्लू और चेयरफुल ब्लू के दोनों लेंसेज को एक साथ मिक्स करके लगाया हो। काले कपड़ों में मलबूस और अजीब तरह की नीली आंखें होने की वजह से वो मजीद पुरअसरार लग रहा था। तंज, गुस्सा, नफरत सब एक साथ था उसकी आंखों में। तो मुझे खत्म कर सकते हो, कर लो। इस किताब को भी जलाकर फेंक दो, लेकिन ये एक हार्ड में है तो मैंने इसके कई सॉफ्ट कॉपीज बनाई हुई हैं। किस किस कॉपी को खत्म करोगे? थॉमस हैरी ने बिना किसी खौफ के कहा। लेकिन दूर कहीं किसी दिल के कोने में उसे एक डर ने सताया था कि हार्ड कॉपी भी एक थी और सॉफ्ट भी।
उसे अपने इस हाल की उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ये हाल किया जाएगा। वो मर गया तो उसके इतने सालों की मेहनत भी मर जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी भी सिर्फ उसी को पता थी। ह्योला उसके और करीब हुआ। इतने बड़े राइटर और इतने बड़े प्रोफेसर होने के बाद तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती प्रोफेसर। इस ह्योले ने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे और किताब को छोड़ दो, फिर मैं तुम लोगों पर साबित कर दूंगा कि तुम लोगों को मुझसे कम उम्मीदें थी, थोड़ी ज्यादा रखते। ह्योले का बढ़ता हाथ रुक गया। उसने संजीदगी से प्रोफेसर थॉमस को देखा। गुड न्यूज फॉर यू, मैंने तुम्हारी सॉफ्ट कॉपी भी उड़ा दी, जो यकीनन सिर्फ एक ही थी, और तुम्हें पता है कि ये हम जैसों के लिए कितना आसान है। थॉमस हैरी के ऊपर सदमे की शिद्दत तारी हो गई। पहले मेरा भी इरादा था तुम्हें यह सदमा ना देने का कि मैंने तुम्हारी सारी मेहनत उड़ा दी, लेकिन प्रोफेसर थॉमस, तुम ये सदमा डिजर्व करते हो। अभी वो ह्योला कुछ और कहता, किसी ने जोर से लोहे के राड से उसके सर पर जर्ब लगाई। ये हमला अचानक हुआ था। ह्योला अपने सर को दोनों हाथों में पकड़े उठने की कोशिश में था, तभी एक और जोरदार जर्ब उसके सर पे लगी। उसने बर्दाश्त ही किया कि तीसरी जर्ब भी आ लगी और वो एक तरफ गिर पड़ा। जिसे चोट लगे वो भी गिर जाता है, जो बेहोश हो वो भी गिर जाता है, और जो मर जाए वो भी गिर जाता है। दिमाग जिस्म का साथ न दे तो जमीन संभाल लेती है। जमीन हर अच्छे बुरे की माँ होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की खूबसूरत दर दीवार को फिल्माया जा रहा था। कभी हार्वर्ड यार्ड दिखाया जा रहा था, कभी चर्च दिखाया जाता, तो कभी मेमोरियल हॉल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो दोस्तों। एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद है आपका अपना चौधरी हमजा अली। हमजा कैमरे को ऐसे घुमा रहा था कि देखने वाले को चक्कर ही आ जाए, लेकिन उसकी इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों के लोग फैन थे और उसके मिलियन में सब्सक्राइबर थे। नहीं, मैं आप लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं दिखा रहा। ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग बात। हाँ, सिर्फ एक इंटरेस्टिंग बात। वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था और साथ में दौड़ भी रहा था। शायद उससे किसी की तलाश थी। इधर उधर भागने के बाद आखिरकार उसको अपना शिकार मिल ही गया। तो देखे नाजरीन, मेरा भाई, आपका भाई, हर लड़की का भाई खुर्रम दस्तगीर किसी लड़की के साथ डेट कर रहा है। खुर्रम को कहीं दूर से हमजा की आवाज सुनाई थी, जो कि किसी लड़की के साथ असाइनमेंट डिस्कस कर रहा था। हमजा की बात कानों में पड़ते ही घबराहट में काफी असाइनमेंट पेपर्स पर गिर गई। तो देखिए हमारी इकलौती भाभी रोजी को। हेलो रोजी। वहां पर सफेद बालों वाली और रेड लिपस्टिक लगाए एक छोटी मोटी सी लड़की बैठी थी, जो हमजा की तरफ दांत निकालकर हाय हाय कह रही थी। उसे उर्दू की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि हमजा क्या बोल रहा है, बस वो तो कैमरे के सामने आने की खुशी मना रही थी। हमारी प्यारी सी सफेद बालों वाली रोजी, लगता है उन्होंने अभी अभी किसी का खून चूसा है। लाल होंठ तो देखें, लगता है हमारे भाई खुर्रम का ही चूसा है। हमजा ने फिर मोबाइल खुर्रम की तरफ पकड़ा। देखिए इतनी गोरी चिट्टी भाभी, जो कि हमारी है, यहाँ तक कि इसके बाल भी चिट्टे और गोरे हैं। हमजा मुसलसल बकवास कहे जा रहा था और खुर्रम गुस्से से उसे घूर रहा था और मोबाइल बंद करने का इशारा कर रहा था। देखिए नाजरीन, देखिए कैसे लड़का शर्मा रहा है, और शर्माने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही हैं। लोगों के तो वैसे गाल लाल होते हैं, लेकिन हमारा खुर्रम है ही सबसे अलग, उसकी आंखें लाल होती हैं। खुर्रम ने लंबा हाथ करके उससे मोबाइल लेने की कोशिश की, लेकिन वो बंदरों की तरह उछलकर फिर से रोजी के पास जा ठहरा। देखिए नाजरीन, सर से लेकर पांव तक हमारी चिट्टी भाभी को। इससे पहले हमजा कुछ और कहता, खुर्रम ने उससे मोबाइल चिपट लिया। ये क्या बकवास है, तुझे और कुछ नहीं मिला? यही तो बात है यार, कुछ नहीं मिला। रोज एक वीडियो डालनी पड़ती है, रोज।
बंदा अब रोज रोज क्या डाले, सोचा इस दफा तेरा ही नाम रोशन कर दो। हमजा ने आंख दबाई। खुरम को कुछ और नहीं सूझा तो उसने उसके बाल पकड़ लिए और उल्टा हमजा ने भी उसके बाल पकड़ लिए और दोनों किसी लड़ाकू औरतों की तरह लड़ने लगे। हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये मामूल बन चुका था। वो सारे हंस हंस कर इन दोनों की वीडियो बनाते रहे, जो कुछ ही देर में एक दूसरे को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाकर वहां से जा रहे थे। ये हैं हमारे हमजा और खुरम। मैम आसमा अपना कोर्स कवर करवा चुकी थी और हमेशा की तरह कोर्स खत्म होने के बाद वो लड़कियों को दीनी किताबें पढ़ा रही थी। हंटर्स क्लास की लायक तरीन लड़कियां थी, लेकिन थी वो बैक बेंचर, क्योंकि बैक बेंचर के लिए शरारतें करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मैम आसमा की क्लास में थोड़ा मुश्किल, क्योंकि सुना था कि टीचर की 4 आंखें होती हैं। बाकी टीचर्स की 4 आंखें हो या ना हो, लेकिन मैम आसमा की पूरी 6 आंखें थी, 2 पीछे, एक कान पर और दूसरी दूसरे कान पर। मैम आसमा की क्लास का नाम ही हंटर्स ने उसी टाइटल के साथ याद किया हुआ था, एहतियात जरूरी है। कोने में बैठी लड़की दूसरी लड़की को चोरी चुपके लिप ग्लास और मस्कारा लगाने पर शुरू थी और हैरत इस बात की थी कि वो इस सफाई से अपना काम कर रही थी कि वहां पर मौजूद सिर्फ उनके साथ बैठी लड़कियों को पता था कि वो ये ब्यूटी पार्लर खोले बैठी हैं। धीरे धीरे मैम आसमा अपना कदम बढ़ाती उनके पास आई। आपने उन्हें लिपस्टिक और मुस्कारा लगा लिया? दोनों लड़कियों के रंग मेकअप के बगैर ही लाल पड़ गए। नो मैम, हमने तो नहीं लगाया। पलकों से मुस्कारा घिर रहा है, होंठों से तुम लोगों की शबनम गिर रही है और कह रहे हो कि नहीं लगाया। हंटर्स के एकदम हंसी निकल गई। अलबत्ता बाकी क्लास ने हंसी निगल ली थी। मैम आसमा ने उन्हें घूर कर देखा। इधर आओ फिदक, इधर इनकी थोड़ी लाली तेज करो, इनकी लिपस्टिक भी तेज करो और ये जो मस्कारा है इनकी आईब्रोज पर भी लगाओ। दोनों लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। और दोनों क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। फिदक बड़ी खुशी खुशी उनके पास आई और उन दोनों को भयानक दुल्हन बना दिया। कुछ उसकी जाती दुश्मनी भी थी उनके साथ। वो दोनों लड़कियां जोकर बनी बाहर ठहर गई। मैम आसमा ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। बख्तावर ने एक बैग से जूस की बोतल निकाली और दूसरी रो में बैठी नायला की तरफ इशारा किया। वो मैंगो जूस था, नायला का फेवरेट, लेकिन ये तो तय था कि जूस सिर्फ नायला के लिए नहीं था, बल्कि पूरी जूस की बोतल में 2-2 घूंट पर हंटर्स के थे। बख्तावर ने खुद 2 घूंट लिए और जिया को पास किए। जिया ने दूसरी हंटर्स को, फिर इसने रानी को दिया और रानी ने फिदक को। फिदक का सिर्फ 10% ख्याल हंटर्स की तरफ था, बाकी 90% ख्याल उसका मैम आसमा के लेक्चर पे था। वो साथ साथ रजिस्टर पर नोट भी कर रही थी और हंटर्स पर हल्के फुल्के कमेंट भी करती जा रही थी। जूस की बोतल इसके हाथ में आई तो उसने खटाखट जूस की बोतल खाली कर दी। दूर बैठी नायला को सदमे से रोना आ रहा था। सारी हंटर्स ने अफसोस से फिदक को देखा। वो सब जानती थी कि फिदक को पहले चीज देना कितना खतरनाक है। जब वो खाना या पीना शुरू करती है तो वो भूल जाती है कि किसी और को भी देना है। फिदक ने सबकी नजरें अपने ऊपर पाई। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो मैम आसमा से सवाल कर बैठी ताकि सबकी तवज्जो वहां चली जाए। मैम, मगर तस्दीक के लिए रावी को देखना जरूरी है, तो हमें अपने इमामों में कौन से इमाम को फॉलो करना चाहिए? मैम आसमा ने किताब बंद की। मोहम्मद फिदक, आप ऑलरेडी एक इमाम को फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं, इमाम अबू हनीफा। क्या मैं इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रही हूँ? इसे जैसे खुद आज मालूम हुआ कि वो इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रही है। हाँ, तुम अहले सुन्नत से हो ना। अहले सुन्नत वाले सारे इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, तो क्या बाकी इमामों को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या वो गलत कहते हैं? फिदक अपने ही सवाल में उलझ सी गई। नहीं फिदक, हम इन्हें गलत नहीं कह सकते, वो भी ठीक है, लेकिन किसी एक इमाम को फॉलो करना पड़ता है। मैम आसमा को फिदक के सवाल हमेशा दिलचस्प लगते थे, लेकिन होते बड़े अजीब थे।